मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि लॉ या एलएलबी का स्कोप क्या है और इसके बाद हम क्या अर्न कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, सबसे अहम स्टूडेंट्स के जहन में यही दो सवाल होते हैं, उसका स्कोप और उसके बाद वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं इन दोनों ही क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, यकीनन ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं हम्माद अहमद खान और आप देख रहे हैं द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। चलिए इस सवाल को दो हिस्सों में स्प्लिट करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि इसका स्कोप क्या है, एलएलबी का स्कोप क्या है। उसके बाद मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि एक वकील कितना कमा सकता है। तो अगर मैं स्कोप की बात करूं तो एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों में पाई जाती है वो ये है कि जो वकील होते हैं, जो लॉ करते हैं, वो उसके बाद ये ऐसे काला कोट पहन के रोज कोर्टों में जाते हैं, सिर्फ वही वकील होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करता चलूं, एक लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस होता है। एडवोकेट वो होता है जो कोर्ट में जाके किसी को रिप्रेजेंट करे और लॉयर इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जो लॉयर है वो एडवोकेट ही हो, वो कोर्ट्स में जाके ही प्रैक्टिस करे। कुछ ऐसे लॉयर्स भी हैं जो अपनी सारी जिंदगी भी कोर्ट्स में नहीं जाते। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे कराची की एग्जाम्पल लेते हुए एक रफ सा फैक्ट शेयर करूँ तो वो ये है कि यहाँ पर कराची में हर साल तकरीबन हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट लॉ कॉलेजेस से लॉ ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं वो अराउंड 10,000 हैं और जो एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं उनका नंबर 2000 तक भी शायद ना हो, या इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है। तो लॉ करने या एलएलबी करने के स्कोप को समझने के लिए सबसे पहले आपकी ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए कि हर लॉयर एडवोकेट नहीं होता और इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं। देखिए, अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ हमारी जिंदगी के हर फील्ड में हमारे साथ है। चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको लॉ के साथ कोई ना कोई आपका कनेक्शन जरूर होगा, आपका पाला लॉ के साथ जरूर पड़ेगा। चाहे आप डॉक्टर हो, एमबीए किया हो या किसी और फील्ड की चार्टेड अकाउंटेंट हो, इन सबको भी लॉ से और लीगल फील्ड से डील करना पड़ता है। तो अगर मैं मेजर स्कोप्स की बात करूं तो लॉ के बाद आप सबसे पहले एडवोकेट बन सकते हैं। उसके बाद आप अगर जुडिशरी में जाना चाहें, जुडिशरी में भी जा सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं, सिविल जज बन सकते हैं, गवर्नमेंट का वकील बन सकते हैं जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहा जाता है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी बन सकते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के बहुत सारे महकमे हैं उसमें आप एज ए लीगल एडवाइजर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा लॉयर्स की भी डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं, आप उनमें से भी किसी को चूज कर सकते हैं। जैसे कि शायद आपने सुना हो कॉर्पोरेट लॉयर्स। ऐसे लॉयर्स होते हैं जो बिजनेसेस को हेल्प करते हैं, बिजनेसेस को एडवाइस करते हैं, कॉर्पोरेट वर्क बेसिकली संभालते हैं। रिटर्न वर्क होता है, कोई भी पॉलिसी बनानी हो या किसी भी इस तरह का कोई भी मैटर हो वो डील करते हैं। शायद उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी जिंदगी में कोर्ट भी ना गए हों, वो भी एक फील्ड है, वो भी लॉयर्स हैं। तो ये भी एक अच्छी रिवॉर्डिंग फील्ड हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। इन हाउस काउंसिल बना जा सकता है कि आप एक ऑफिस में बैठकर लोगों को एडवाइस करें, बिजनेसेस को एडवाइस करें। और ये जो इन हाउस काउंसिल्स होते हैं ये शुरू ही से ही हाईली रिवॉर्डेड यानी हाईली पेड जॉब्स भी हो सकती हैं। और लॉ करने का सबसे जो अहम सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको लॉ की समझ आ जाती है। अब यहाँ पर अक्सर लोग ऐसा होता है कि किसी को कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भी आ जाए तो उसकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। अगर आपके पास लॉ की नॉलेज है तो आप स्ट्रांग रह सकते हैं। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, आप डरेंगे नहीं किसी चीज से, आप स्ट्रांगली हर चीज को फेस कर सकते हैं क्योंकि आप लॉ जानते हैं। ये आपको इंटरनली स्ट्रांग करता है चीजों को फेस करने के लिए, लीगल इश्यूज को फेस करने के लिए। तो आप अगर लोग जैसे कि नॉर्मली बीए या एमए नॉर्मल स्टडीज में करते हैं, एजुकेशन के लिए करते हैं, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उससे अच्छा आप लॉ कर सकते हैं। उन डिग्रियों से में कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो अपनी जगह डिग्रीज हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूं। उसकी जगह अगर आप लॉ कर लेंगे, चाहे आप कोर्ट्स में ना जाएं, आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस ना करें, लेकिन आपको बहुत सारी लाइफ में जो बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें जो देखनी पड़ती हैं, उनमें आपको ये श्योरली हेल्प कर सकता है। उसके बाद जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें लीगल एडवाइजर्स की जरूरत होती है। उनका एक पैनल भी होता है जिसमें एडवोकेट्स भी होते हैं और उसका एक इंटरनली उनका एक डिपार्टमेंट भी होता है जहां पर उनके अपने लीगल एडवाइजर्स होते हैं जिनका काम कोर्ट में प्लीड करना नहीं होता, लेकिन कंपनी को असिस्ट करना होता है कि लीगल अफेयर्स के ऊपर के इसमें इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप वो भी कर सकते हैं, वो भी हाईली पेड जॉब्स होती हैं। और उसके अलावा जो कंपनीज के मैनेजर भी इवन होते हैं उनमें भी अगर देखा जाता है चूज करते वक्त कि अगर किसी के पास लॉ किया हो किसी ने तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाती है। और इवन के मैनेजर लीगल भी आप बन सकते हैं। किसी भी कंपनी का एक बड़ा होता ये भी होता है कि आप लीगल मैनेजर बन जाएं, कि आप कंपनी के सारे लीगल अफेयर्स को देखें, वहां पे सब लीगल अफेयर्स को आप डील करें। तो अगर मैं इन सारी फील्ड्स को सम अप करूं तो आप एक एडवोकेट बन सकते हैं, आप एक कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, सिविल जज बन सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और उसके ऊपर आप जहां तक जाना चाहें चीफ जस्टिस तक भी आप बन सकते हैं। डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं अगर आपकी 10 साल की प्रैक्टिस है और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ केस लॉज, वो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा।
अगर आपकी वो पूरी होती हैं और अगर आपको हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया जाता है तो ये भी पॉसिबल है कि आपको डायरेक्टली जस्टिस बना दिया जाए हाई कोर्ट का। इसके अलावा आप किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, इन हाउस काउंसिल बन सकते हैं और बहुत सारी और भी चीजें इस तरह की आप कर सकते हैं। तो अब आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि लॉयर्स कितना कमा सकते हैं पर मंथ, उनकी क्या अर्निंग हो सकती है। तो बेसिकली देखिए ये वेरी करता है, ये कोई फिक्स नहीं हो सकता। एडवोकेट्स के मामले में कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अगर जॉब्स हैं जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां पे ये फिक्स हो भी सकता है। लेकिन जो भी लोग एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए अर्निंग प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि शुरू के कुछ साल में भी 3, 4, 5 साल उन्हें कोई बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा इस फील्ड से, शायद उनका मुश्किल से गुजारा चलेगा, लेकिन उसके बाद उनका एक अलग ही लेवल होगा। और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी लक पे भी डिपेंड करता है, उसकी कॉम्पिटेंसी पे भी डिपेंड करता है। इसमें मैं आपको कोई फिक्स नहीं बता सकता। एक ही मामले में एक एडवोकेट शायद 50,000 रुपये फीस ले रहा हो, दूसरा 5 लाख ले रहा हो और तीसरा 5 करोड़ भी ले रहा हो। तो ये वेरी करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी एक्सपर्टीज पे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जॉब्स की, जैसे कि इन हाउस काउंसिल हो गए, लीगल एडवाइजर्स हो गए, इस तरह के अगर जो लोग जॉब करते हैं उनकी जॉब्स जो होती हैं वो शुरू से ही रिवॉर्डिंग होती हैं। जाहिर है जैसे कि एक जॉब की सैलरी होती है मे बी लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए वो शुरू में भी सैलरी ले सकते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथेबल चीज़ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपकी बाद में जाके फीस 50 लाख हो जाएगी, जैसे कि एडवोकेट के मामले में है। एडवोकेट्स जो होते हैं वो शुरू में चाहे उन्हें कुछ ना भी मिले, बाद में उनकी वर्थ इतनी भी हो सकती है कि एक एक केस की वो 50-50 लाख, 5-5 करोड़ भी फीस ले सकते हैं। जॉब्स शुरू से ही अच्छा रिवॉर्ड देती हैं, शुरू से ही आपकी पे अच्छी होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ उसकी नहीं है। तो इसके बाद बारी आती है कॉर्पोरेट लॉयर्स की। तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, जो कि नॉर्मली सबसे अमीर लॉयर्स भी समझे जाते हैं, उनका भी एडवोकेट्स वाला ही मामला है कि उनकी लक पे और कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है। नॉर्मली वो डील करते हैं बिजनेसेस के साथ, बिजनेस एग्रीमेंट्स बना के देते हैं, कंपनीज को एडवाइस करते हैं, उनके में भी पैनल पे भी हो सकते हैं। उनकी बेसिक ड्यूटी ये होती है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, बिजनेसेस को गाइड करते हैं हर एक मामले के लीगल इश्यूज पे। तो ये भी आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज पे वेरी करता है। कोई एक कॉर्पोरेट लॉयर शायद कोई चीज 50,000 में करे और वहीं पर दूसरा 5 करोड़ में करे। नॉर्मली इनके क्लाइंट्स किसी एक फिक्स जगह से नहीं होते। एडवोकेट्स के जो क्लाइंट्स होते हैं वो फिक्स एक एरिया से होते हैं, उनकी प्रैक्टिस एक एरिया पे होती है। जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं उनकी जो प्रैक्टिस होती है, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। चाहे कोई शायद कोई चाइना से आके आपसे कुछ काम करा रहा हो, कोई इंग्लैंड से आके आपसे कुछ काम करा रहा हो, तो इनकी क्लाइंटेज में भी एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हैं, आप लॉ की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये चीज आपको शुरू में थोड़ी सी ज़हन से निकालनी चाहिए कि हमारी अर्निंग क्या होगी। बेसिकली अगर आपको शुरू में कोई बहुत ज्यादा रिवॉर्ड ना भी मिले तो आपको एट द एंड आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, आप ग्रो करते हैं इस प्रोफेशन में। बस ये फील्ड जो है वो रिक्वायर करती है, डिमांड करती है हार्डवर्क को, पैशन को, और जितना हो सके अपनी एक्सपर्टीज को आप इंक्रीज करने की कोशिश करें। अपना एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा उस तरह से आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। और ये मैं अगर ये कहूं कि ये डिपेंड करता है लक पे, तो ये भी गलत बात नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।